यही ना, लाइव कर दो ना फिर। कर दिया क्या? वर्चुअल बच्चे भी एक दूसरे को पूछ लो कौन से सिटी से, कौन से शहर से। इन बच्चों को सुनाई दे रहा था क्या हम लोग क्या बातें कर रहे थे? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू ऑल। क्या बात है, गुड एनर्जी टुडे यू ऑल हैव। सो yesterday we started with the Companies Act 2013 और कल हमने कुछ एक एग्जाम्पल भी देखा था जहां पे आप, आपके दो दोस्त, फिर आप, आपके दो दोस्त, आपके घर वाले, और फिर हमने गुरु मूवी का एक सीन भी देखा था जहां पे हमने देखा था, देखो भले ही हमारे पास सोल प्रोप्राइटरीशिप है, पार्टनरशिप है, बट फिर भी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस होते हैं एज कंपेयर टू अ सोल प्रोप्राइटरीशिप एंड अ पार्टनरशिप। जैसे कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या कर सकते हो, आप जनता के पास जा सकते हो, पब्लिक के पास जा सकते हो पैसे डिमांड करने के लिए। आपने कल उस मूवी के सीन में भी देखा था, 10 रुपए दो कंपनी के मालिक बन जाओ, 10 रुपए दो कंपनी के मालिक बन जाओ। ऐसे करके थोड़ा 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 पैसा आप बहुत सारे लोगों से लेते हो एंड देन आपके जो सपने हैं आप वो पूरे कर सकते हो इन पैसों के वजह से। तो जस्ट बिकॉज ऑफ मनी आपको आपके ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। कंपनी की तरक्की होगी तो जनता की भी उतनी तरक्की होगी। तो यही कॉन्सेप्ट पे बना है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और एक बड़ा डिसएडवांटेज होता है पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप का। वहां पे सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर्स, इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कैसी होती है? अनलिमिटेड मतलब क्या? इन लोगों को घर का पैसा देना पड़ेगा अगर ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स कम हो जा रहे हैं लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए। तो अब मतलब आप सोचो, बिजनेस अगर रिस्क पे है, घर की एसेट्स भी रिस्क पे आ जाएगी। ये चीज ना हो इसीलिए हमने क्या किया, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने इसको कर दिया है लिमिटेड। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड, इट्स नॉट अनलिमिटेड। तो कोई भी हालत में आपके घर के पैसों को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा कंपनी की लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए। गेटिंग दिस और नो? तो ये कुछ एडवांटेजेस से कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ओवर other forms of organization, and that is the reason why we usually do business in the form of a company. Okay, अब जब हम कंपनीज एक्ट देखते हैं, ठीक है, हम कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं और एक्ट में कंपनी को कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है। हैंडआउट्स लाने बोल दो ना, हैंडआउट्स वो दे रहा है आज आपको, एक मिनट। हाँ, तब तक आप सिर्फ स्क्रीन रिफर कर सकते हो। Everyone, please keep your mobile phone on silent, okay? ये फाइल डाउनलोड नहीं होती है क्या?
देखो ऐसे कैसे डाउनलोड हुई है ये फाइल? ठीक है, जब हम कंपनीज एक्ट को देखते हैं, एक्ट को, कंपनीज एक्ट कुछ इस तरह से डिफाइन करता है, नहीं ऑप्शन नहीं दे रहा है, तेरे पास है क्या फाइल? ये देखिए, कंपनीज एक्ट ने कंपनी को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी। क्या भारी डेफिनेशन है। कंपनी मतलब क्या? कंपनी मतलब कंपनी। अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इनफैक्ट इस डेफिनेशन को देख के कंपनी क्या होता है ये कुछ खास हमें समझ में आता नहीं है। देखो बहुत डिफिकल्ट होता है, जैसे कि मैं आपको पूछती हूँ, डिफाइन मोबाइल फोन। आप कैसे डिफाइन करोगे मोबाइल फोन को, बताओ तो जरा। अ डिवाइस किसी ने कहा, बट जिसने कहा अ डिवाइस, सो इवन दिस लैपटॉप इज अ डिवाइस, इवन दिस पीसी इज अ डिवाइस, इवन दिस एयर कंडीशनर इज अ डिवाइस, इवन दिस प्रोजेक्टर इज अ डिवाइस। डिवाइस बोल के आप मोबाइल को डिफाइन नहीं कर रहे हो। और कुछ समथिंग वे यू स्टोर फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो अब ये लैपटॉप भी है, ये आईपैड भी है, ये भी डिवाइस है, इसमें भी हम डेटा स्टोर करते हैं, बट इसको हम मोबाइल नहीं कहते हैं। यूज्ड फॉर कॉलिंग, ओके। और बोलो ना। A device which can be used for multiple purposes. A compact device which can be utilized for multiple purposes. देखो एग्जैक्टली वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। मोबाइल को बहुत डिफिकल्ट है डिफाइन करना। किसी एक सेंटेंस में इसके बारे में डिस्क्राइब करना या डेफिनेशन देना वुड बी डिसरिस्पेक्टफुल टू द मोबाइल फोन, क्योंकि इतने काम ये छोटा सा डिवाइस करता है। तो यूजुअली देखो, हमने जब पूछा भी ना मोबाइल फोन को डिफाइन कीजिए, आप लोगों ने डिफाइन नहीं किया, आप लोगों ने उसके फीचर्स बताए हैं। ये एक डिवाइस है, ये कॉम्पैक्ट डिवाइस है, इसमें आप डेटा स्टोर करते हो। किसी ने कहा इसको कॉलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई कहेगा इसमें आप फोटोज भी खींच सकते हो, कोई कहेगा आजकल तो इट्स ऑल्सो यूज एज अ ई वॉलेट, पेटीएम, गूगल पे। तो कितनी सारी चीजें हैं जो आप इस फोन के साथ करते हो। तो बेसिकली यू हैव नॉट डिफाइंड द फोन, व्हाट हैव यू डन, यू हैव टोल्ड अबाउट इट्स फीचर्स। आपने इस मोबाइल फोन के फीचर्स के बारे में डिस्क्राइब किया है, और तभी हमें समझ में आता है हाँ ऐसा कोई गैजेट जो कॉम्पैक्ट है, जिसमें आप डेटा स्टोर करते हो, जिससे आप कॉल कर सकते हो, आप कॉल रिसीव कर सकते हो, आप फोटोज क्लिक कर सकते हो, आप मैसेजेस भेज सकते हो, आप मैसेजेस रिसीव कर सकते हो। ऐसे डेटा को, ऐसे डिवाइस को, ऐसे कॉम्पैक्ट डिवाइस को जिसमें ये सारे फीचर्स है, हम कहेंगे एज अ मोबाइल फोन। यही एग्जैक्टली सेम दिक्कत लॉ मेकर्स को भी आई जब उनसे पूछा गया चलो डिफाइन अ कंपनी। क्या सोच रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कुछ तो था, पता है मुझे। ओके, तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, लॉ मेकर के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो गया था कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना, और इसीलिए उन्होंने क्या किया है, डिफाइन करते वक्त बस ऐसा ही कहा, कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी। हाँ, आगे कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट,
or under any previous company law incorporated under this act. This act means which act? The Companies Act 2013 or under any previous company law. इससे ये बात तो पक्की है 2013 के भी पहले क्या कंपनीज एक्ट था इस दुनिया में? था या नहीं था? तो मैं आपको बताना चाहती हूं 2013 के पहले जो कंपनीज एक्ट था was 1956 एक्ट, द कंपनीज एक्ट 1956. तो एक बात बताओ, से फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स, एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड, एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ है 2020 में. 2020 में क्या हमें कंपनी माना जाएगा? क्या हमें कंपनी माना जाएगा? एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड 2020 में इनकॉर्पोरेट हुआ है. विल वी बी रिगार्डेड एज अ कंपनी? Because we have been incorporated under this act. This act means which act? Companies Act 2013. But आपने क्या कभी ये कंपनी के बारे में सुना है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बता रही हूं. ये कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई है इन विच ईयर? 1958. कौन से साल में इनकॉर्पोरेट हुई है? 1958 में. क्या 2013 का एक्ट था? तब कौन सा एक्ट था? 1956. सो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड was incorporated under the Companies Act 1956? हाँ है ना? बट अब बताओ, क्या लॉ मेकर कहते हैं फर्क नहीं पड़ता आप 2013 की एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुए हो या आप इनकॉर्पोरेट हुए अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ? तो प्रीवियस कंपनी लॉ कौन सा था? 1956. तो इसका एग्जाम्पल होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड was incorporated under the previous company law, मतलब 1956 एक्ट. उसको भी क्या हमने कंपनी माना है? ये बात भले ही आपको बहुत छोटी लग रही होगी बट बिल्कुल छोटी नहीं है. आप इसका इंपैक्ट देखो, इंपैक्ट कितना गहरा है. आज रिलायंस कंपनी के रूप में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है? बट इट वॉज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन 2013 एक्ट. इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर विच एक्ट? 1956. बट आज रिलायंस तो है बट 1956 एक्ट नहीं है. आज रिलायंस तो है बट क्या 1956 कंपनीज एक्ट है? हो सकता है. रिलायंस जैसे लाखों कंपनीज है, टाटा मोटर्स भी आज की कंपनी थोड़ी ना है. सालों साल हो गए कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके. आपने ऐसी कोई कंपनी सुनी है? इन्फोसिस लिमिटेड सुना है आप लोगों ने? वो भी 2013 एक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, प्रीवियस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है. आज ये कंपनीज है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, टाटा मोटर्स है, बट 1956 एक्ट नहीं है. 1956 एक्ट जिसमें वो पैदा हुए थे वो एक्ट ही हटाया गया है कानून की दुनिया में से. हो सकता है अंबानी मतलब धीरूभाई अंबानी, फिर टाटा मोटर्स, JRD टाटा, फिर खैर वो तो अभी है नहीं बट उनके जो लीगल हेयर्स है या जो भी, जैसे रतन टाटा है या यहाँ पे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी वो कंपनी को चला रहे हैं. ये लोग कह सकते थे जो एक्ट के अंडर हम इनकॉर्पोरेट हुए हैं वही एक्ट हटाया गया है. बराबर ना? कौन से एक्ट के अंडर दे वर इनकॉर्पोरेटेड? क्या उस एक्ट को कानून की दुनिया से हटाया गया है? ये लोग कह सकते हैं जो एक्ट में हम पैदा हुए थे वो एक्ट ही अगर कानून की दुनिया से हट गया है तो फिर हम लोगों को नया एक्ट फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है. वाई विल वी फॉलो द न्यू एक्ट? ऐसी कोई दिक्कतें ना हो, इसीलिए डेफिनेशन में भले ही उन्होंने कुछ चीजें बताई हो या ना बताई हो, कह दिया कंपनी मीन्स ए कंपनी, बट ये चीज जरूर बताया है वेदर यू आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ.
तो फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बताओ, क्या एसपीसी 2013 का कंपनीज एक्ट फॉलो करेगा? करेगा या नहीं करेगा? अलॉन्ग विद दैट बताओ, क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 2013 की एक्ट फॉलो करेगा? अलॉन्ग विद दैट क्या टाटा मोटर्स भी फॉलो करेगा? क्या इंफोसिस भी फॉलो करेगा? रिलायंस पावर भी, नाइका भी, पेटीएम भी, जोमैटो भी? अगर आप कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट हुए हो, चाहे इस एक्ट में या अंडर any previous company law, will not make a difference. You will be regarded as a company, and if you are regarded as a company, क्या आपको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है? मतलब 470 सेक्शन, कल मैंने आपको बताया था, सारे के सारे सेक्शंस आपको हो जाते हैं एप्लीकेबल, एंड यू विल हैव टू फॉलो ऑल दीज प्रोविजंस। बट देखो, अभी भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, सही नहीं है ये। कंपनी मीन्स अ कंपनी, ये बोल के तो आपने मजाक कर लिया। तो अब अभी भी अगर मुझे समझना है क्या होती है कंपनी, जैसे हमने मोबाइल को समझा है बाय इट्स फीचर्स, हम क्या करेंगे? कंपनी को भी समझेंगे बाय इट्स फीचर्स। और सारे फीचर्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपके एंटिटी में है तो माना जाएगा आपकी एंटिटी इज अ कंपनी। समझ रहे हो आप? तो जैसे हमने मोबाइल के लिए बताया, ऐसा कॉम्पैक्ट डिवाइस जिससे आप किसी को फोन लगा सकते हो, किसी के फोन रिसीव कर सकते हो, किसी को मैसेज भेज सकते हो, किसी के मैसेजेस रीड कर सकते हो, आप फोटोज क्लिक कर सकते हो, आप वीडियोस बना सकते हो, आप उसके साथ साथ बहुत सारे फाइल्स स्टोर कर सकते हो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, अपलोड कर सकते हो, आप बहुत सारी सीरीज, मतलब जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, ये सारी चीजों का सब्सक्रिप्शन लेके मूवीज, सीरियल्स देख सकते हो, आप पैसे दे सकते हो, पैसे ले सकते हो, ये सारी चीजें, आप टाइम देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ये सारी चीजें जो डिवाइस में, कॉम्पैक्ट डिवाइस में, उसको हम कहेंगे एज अ मोबाइल फोन। वैसे ही अब हम एक एक करके सारे फीचर्स देखने वाले हैं, और एंड में हम कंक्लूड करेंगे ये सारे फीचर्स जो एंटिटी में है, उस एंटिटी को हम कहेंगे एज अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सुन हो गाइस? पक्का 100%? अच्छा, आओ तो नोटबुक में आपके, और नोटबुक में लिखो व्हाट इज अ कंपनी। व्हाट इज अ कंपनी? हर्ष गुजराती, तो जैसे रिलायंस जैसी कंपनीज है, उनको यही 2013 का एक्ट आज के लिए एप्लीकेबल है, तो वो यही एक्ट फॉलो करेंगे और उसी के रूल्स फॉलो करेंगे। आई होप आई एम क्लियर। आपने क्या लिखा है? व्हाट इज अ कंपनी, और उसी के नीचे ना उसकी डेफिनेशन लिखो, जो आपको ग्रीन पैच में स्क्रीन पे नजर आ रहा है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट or under any previous company law. हाँ, अडानी भी है, बराबर। अडानी से काफी ऑब्सेस्ड हो आप लोग। इतना लिख लिया आप लोगों ने? अब देखो, इसी के फीचर्स समझने के लिए मैं उस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, कल के ही एग्जाम्पल को। आई एम जस्ट स्विचिंग द स्क्रीन। देखो, ये एग्जाम्पल कल आप लोगों ने देखा था, बराबर। अब देखो, इसी को मैं एक्सटेंड करना चाहती हूँ और एक एक फीचर बताना चाहती हूँ।
पहली बात तो माय डियर स्टूडेंट्स, फीचर्स ऑफ अ कंपनी। अच्छा, आप ये चीज जानते हो, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? कैसे अलग अलग होते हैं? स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है ना? फीचर्स क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? सेम ही है, ठीक है, सेफ आंसर, सेम ही है। जो लोगों ने कहा ना अलग अलग होते हैं, क्या अलग अलग, कैसे अलग अलग? कुछ भी तुक्का मारते हो, मतलब हाँ, फालतू का बस बोलने के लिए, किसी को कुछ पता तो नहीं है। वर्चुअल किड्स का एक बार देखते हो। ये वाले नोट्स कहाँ से मिलेंगे? सुनना, एक तो डे वन जो है ना, डे वन के लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में वो नोट्स अवेलेबल है। अभी भी नोट्स डाल दो ना ये वाले लेक्चर में भी, और पिन भी कर दो तो ये बच्चों को मिल जाएगा। अच्छा, हर्ष गुप्ता कह रहा है मैम सेम ही है। वर्चुअल किड्स, एनी वन ऑफ यॉल हु इज सेइंग डिफरेंट है? और अगर डिफरेंट है तो आपको बोलना भी पड़ेगा कैसे डिफरेंट है, इसलिए हम जवाब सेम है ऐसा ही कह देंगे ना। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं बेटा, ओके, दे आर नॉट द सेम। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दोनों का डिफ्रेंसिएशन बताती हूँ। अब देखो, जैसे आपका क्या नाम है? श्रावण। मैंने श्रावण को पूछा कि बेटा आपको कैसी बीवी चाहिए? उसमें हंस रहे क्या हो? मतलब बीवी बोला है ना, बॉयफ्रेंड थोड़े ना बोला है। सही बात है ना, बीवी चाहिए ना? हाँ। कंफर्म कर दिया तो आप बताओ, अगर कोई भी आपसे सवाल पूछता है कि आप अगर शादी करने वाले हो तो फिर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आपके होने वाली वाइफ में क्या सारी चीजें होनी चाहिए? उसका अफेयर नहीं होना चाहिए। ओके, तो पहली रिक्वायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है आज के जमाने में। आज जब वो उससे शादी करने का सोच रही कोई भी लड़की, तो अभी करंटली किसी और के साथ अफेयर नहीं होना चाहिए, और अमीर होनी चाहिए। ओह माय गॉड, नेक्स्ट लेवल, अमीर होनी चाहिए। ओके, सुंदर भी चाहिए, अमीर भी चाहिए, अफेयर भी नहीं चाहिए उसका किसी के साथ, मतलब बढ़िया है बेटा। और कुछ? बाकी वो मैनेज कर लेगा। अलग सोच है आपकी, आई अप्रिशिएट दैट, ठीक है, पहले ही दिन बोला था। और कोई है जो बताना चाहता है कि लविंग होनी चाहिए, केयरिंग होनी चाहिए, कि ये सब कोई मायने नहीं रखता है आजकल? अरे यार, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी उम्र हो गई है आज, मतलब हम जो सोचते थे और आप जो सोचते हो उस पर जेन्युइनली अभी काफी डिफरेंस आने लग गया है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है अभी बोलना बंद कर देना चाहिए, जो मैं बोलती हूँ ना, मैं 25 सालों से पढ़ा रही हूँ, अभी मुझे फील होने लग गया है कि सच में वो गैप हो गई है। तो देखो, अभी श्रावण कह रहा है, और एक दो बातें बोल दो जो आप एक्सपेक्ट करते हो। पढ़ी लिखी होनी चाहिए या वो भी नहीं चले, मतलब वो क्या, खाना बनाना आना चाहिए कि नहीं बस पैसों से मैनेज कर लेंगे हम? खाना बनाना आना चाहिए, लविंग होनी चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी श्रावण की कुछ एक्सपेक्टेशन है, वो सोचता है कि अगर वो किसी से शादी करेगा, एक तो उसका अफेयर नहीं होना चाहिए, बहुत पैसों वाली होनी चाहिए, और क्या बोला था और आपने? हाँ, सुंदर भी चाहिए उसको, एंड अलॉन्ग विद दैट लविंग होनी चाहिए, और खाना भी बनाना आना चाहिए उसको, ठीक है। अब ऐसे केस में सुनो ना मेरी बात, रानी जैसे दिखनी चाहिए और नौकरानी जैसे काम करनी चाहिए। बट एक बात बताओ मुझे, से फॉर एग्जाम्पल आज नहीं 10 सालों बाद इसकी शादी होती है, आपको क्या लगता है जो भी उसने बातें सोची है, जो भी है, 5 है 10 है, अभी क्लास में 5 बोली है, मन में 10 होगी, बट आपको क्या लगता है सारी की सारी बातें मिलेगी क्या उसको? इट्स इम्पॉसिबल।
नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन. ये तो भगवान को भी वैराग्य क्यों आता? सोचो आप, पॉसिबल ही नहीं है कि सारी भी चीजें मिले. ठीक है, हो सकता है 10 में से 8 चीजें मिल रही है. ओके, उसमें अभी उसके घर वाले बोलेंगे सेम कास्ट की होनी चाहिए, ऐसा वैसा ये वो जो भी है. तो 10 बातें होती है यार जो आप सोचते हो. बट जब आप 10 बातें सोचते हो, 10 बातें आपको मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है. 10 में से हो सकता है 8 बातें मिले उसको. समझ रहे हो आप? तो अब ऐसे केस में जो बातें उसने सोची थी आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. और मे बी 10 years डाउन द लाइन जब इसकी सच में शादी होती है और 10 में से 8 चीजें एक्चुअली टिकमार्क हुआ है, मतलब जेन्युइनली शी इज सुंदर, शी इज रिच, करंटली शी इज नॉट हैविंग एनी अफेयर, और सही स्टेट में उसने शादी करने के लिए हाँ बोला है. हो सकता है खाना बनाना इतना अच्छा नहीं आता है. अब रिच घर की है, कभी बनाया ही नहीं था तो कैसे आएगा उसको. तो अब देखो, जो एक्चुअली उसको मिला है आर द फीचर्स. जो एक्चुअली उसके गुण है आर द फीचर्स. सो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स में यही डिफरेंस है. जो आप सोचते हो आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो आपको मिलता है आर द फीचर्स. समझ रहे हो आप? तो जब आप एफसी रोड गए थे, जो आपने देखा है वो आपने सोचा है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जो बीवी है वो रियलिटी है, वो फीचर्स है. समझ रहे हो आप? तो अब देखो आपके शब्द भी वैसे ही होते हैं. आपने शायद इतनी गहराई से कभी सोचा नहीं होगा. व्हेन यू गो टू अ मोबाइल शॉप एंड आप बहुत सारे मोबाइल फोन्स देखते हो, आप भैया जी से यही पूछते हो कि भैया जी इस फोन के फीचर्स क्या है. ऐसा ही बोलते हो आप? या आप ऐसे बोलते हो कि भैया इस फोन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऐसा तो मैंने नहीं सुना है. ओके, आप यही पूछते हो भैया से कि भैया इस फोन के फीचर्स क्या है, इस फोन के. तो जब वो फीचर्स बताते हैं कि इसका कैमरा इतने मेगापिक्सल है, इट इज समथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग इन दिस फोन. ये फोन जो है 512 GB का है, स्टोरेज स्पेस रखता है. सो दिस इज द रियलिटी दैट यू आर गोइंग टू गेट. इट इज नॉट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग. इट इज समथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग इन द फोन. हम क्या देख रहे हैं अभी? कंपनी, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स देख रहे हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स? तो हम वो नहीं देख रहे जो हमें चाहिए. हम वो चीजें देख रहे हैं जो एग्जिस्ट करती है इन रियलिटी, जिसको हम क्या कहते हैं? वापस से बता, फीचर्स ऑफ अ कंपनी, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो फीचर्स. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, अंशुल कह रहा है मैम बबीता जैसी चाहिए. फिर आपको अय्यर बनना पड़ेगा. जेठालाल के लिए कैरेक्टरिस्टिक है, अय्यर के लिए फीचर है. चलो आ जाइए. सीए लड़की नहीं चाहिए आपको? ठीक है, चलो देखो, द फर्स्ट फीचर ऑफ अ कंपनी, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है, दैट इज परपेचुअल सक्सेशन. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय परपेचुअल सक्सेशन? परपेचुअल सक्सेशन का ये मतलब होता है कि कंपनी, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन is actually created by a legal process. Okay, it does not have a natural birth. जैसे आपका और मेरा natural birth है, but company form of organization को create किया जाता है by कानून, by a process. It is an artificial person. A company form of organization is an artificial person. Artificial person मतलब क्या? अभी कोई कुछ मत लिखना, क्योंकि मैं इसके एक्सप्लेनेशंस भी देने वाली हूं आप लोगों को. आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या? आप और मैं नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? नेचुरल. बट कंपनी, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. इट्स क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, नॉट बाय नेचर. इट इज क्रिएटेड बाय humans,
नॉट बाय नेचर। आपने देखा है कभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बच्चा हो गया? ऐसा सुना है कभी? नहीं ना। तो ये सारी चीजें जो होती है, देखो नेचुरल लोगों को, आप स्कूल में पढ़ते थे ना, लिविंग नॉन लिविंग, समझ रहे हो आप? सो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग बीइंग्स जो होते हैं, दे कैन ब्रीथ, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे रिक्वायर अ डाइट, न्यूट्रिशन। तो ये सारी चीजें फीचर्स होती है ऑफ लिविंग बीइंग्स। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ लिविंग बीइंग, it is an artificial person. It is created by law. In fact, it can also only be dissolved by law. वैसा आपका और मेरा नहीं है. We are created by nature and we will die by nature. Okay. Along with that, देखो एक सिंपल, जैसे कि एक रियल फूल, गुलाब का फूल, और देखो वो वाले चार्ट में कुछ फ्लावर्स बनाए गए हैं, देखो अल्ट्रा वायलेट जहां लिखा है ना, वो फ्लावर्स बनाए गए हैं। वो फ्लावर्स नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? और जब कोई प्लांट पे कोई गुलाब का फूल उग रहा है, उसको क्या कहते हैं? सो नेचुरल, क्रिएटेड बाय नेचर, एंड दैट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। फ्लावर वो भी है और फ्लावर ये भी है। डिफरेंस है, वो नेचुरल है और ये आर्टिफिशियल है। समझ में आ रही है बात? वैसे ही कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेचुरल है या आर्टिफिशियल? इट इज क्रिएटेड बाय लॉ and it can only be dissolved by law, and because it can only be dissolved by law, हम कहते हैं उसका सक्सेशन भी परपेचुअल होता है। सो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस और सक्सेशन मतलब एग्जिस्टेंस। परपेचुअल मतलब क्या और सक्सेशन मतलब क्या? तो बेसिकली हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको कानून ने बनाया है, और जब तक कानून ना चाहे ये मिटेगा नहीं। जब तक कानून ना चाहे ये मिटेगा भी नहीं। तो basically it is created by law and it is dissolved by law, and therefore we say that it has a perpetual succession, a continuous existence. सिर्फ एक बात मुझे पूछनी थी, आर्टिफिशियल और फिक्टिशियस सेम होता है या अलग अलग होता है? फिक्टिशियस मतलब समझता है क्या आपको? फिक्टिशियस मतलब इमेजिनरी, फिक्टिशियस मतलब कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर्टिफिशियल है या फिक्टिशियस है? इट्स नॉट इमेजिनरी। जैसे कि स्पाइडरमैन, शक्तिमान, शक्तिमान ओनली एग्जिस्ट इन आर इमेजिनेशन। स्पाइडरमैन ऑल्सो ओनली एग्जिस्ट इन आर इमेजिनेशन, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। समझ रहे हो आप? इंडिया में कोई कृष्ण नहीं है, कोई शक्तिमान नहीं है, वो सिर्फ हमारे इमेजिनेशन में है। कंपनी इमेजिनरी मतलब फिक्टिशियस है या आर्टिफिशियल? मतलब कंपनी एग्जिस्ट करती है, सिर्फ ये बात है कि उसका एग्जिस्टेंस आर्टिफिशियल है, दिमाग का खेल नहीं है। वो फूल जो है वो दिमाग का खेल नहीं है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, बट सिर्फ उसका एग्जिस्टेंस कैसा है? आर्टिफिशियल है। समझ रहे हो आप बात को कि नहीं समझ रहे हो? सो कंपनी is an artificial person which is created by law and can only be dissolved by law. It has a perpetual succession. Perpetual मतलब continuous और succession मतलब existence. मतलब कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा। जन्मों जन्मों तक और युगों युगों तक कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा। इसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। देखो हमने कुछ देर पहले ही एग्जाम्पल देखा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड देखा ना हमने।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? 1958. बाय whom? धीरूभाई अंबानी. अब अगर आप धीरूभाई अंबानी के बारे में समझोगे, धीरूभाई अंबानी ही इज नो मोर. He passed away in the year 2002. He passed away in the year 2002. आज धीरूभाई अंबानी जिन्होंने रिलायंस को बनाया था, आज वो नहीं है. बट क्या कंपनी आज भी है? धीरूभाई अंबानी तो रिलायंस के मेंबर भी थे और डायरेक्टर भी थे, मतलब वो मैनेज भी कर रहे थे और शेयर होल्डिंग भी रख रहे थे. बट मेंबर्स आए, मेंबर्स चले गए. कंपनी जैसी है क्या वैसी की वैसी है? अरे है या नहीं? आप लोग नारायण मूर्ति के बारे में जानते हो? कौन सी कंपनी उन्होंने इनकॉर्पोरेट की थी? वेरी गुड. अगर आप देखते हो, इंफोसिस लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1981 और उनके वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स वॉज नारायण मूर्ति, मतलब इज नारायण मूर्ति. अब नारायण मूर्ति आज के टाइम पे इंफोसिस लिमिटेड को मैनेज नहीं कर रहे हैं. ही इज नो मोर द डायरेक्टर ऑफ इंफोसिस. डू यू नो दैट? कि नहीं पता आप लोगों को? ओके, सो नारायण मूर्ति ही इज अलाइव. हाँ, नहीं तो आपको लगेगा बस धीरूभाई का एग्जाम्पल दिया तो अभी ही इज अलाइव. बट द थिंग इज ही इज नो मोर द डायरेक्टर ऑफ इंफोसिस लिमिटेड. तो देखो ना, डायरेक्टर्स आए, डायरेक्टर्स गए, मेंबर्स भी आए, मेंबर्स भी गए. आज मेरे पास इंफोसिस का शेयर है, कल जाके अगर मैं चाहूं इंस्टेंटली आई कैन सेल द शेयर्स ऑफ इंफोसिस. कोई है जो ट्रेडिंग करता है शेयर्स में? हाँ, तो देखो आपके पास कौन से शेयर है? नहीं, मैं गोल्ड में शेयर्स में कोई ट्रेडिंग करता है? कौन से शेयर्स है आपके पास? ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो आप. यहां पे किसी ने हैंड रेज किया था ना? नोबडी फ्रॉम द गर्ल्स. हाँ, आप. हाँ, तो अभी जैसे टाटा मोटर्स के शेयर्स आपने कब खरीदे? 6 मंथ्स पहले खरीदे थे. हो सकता है मैं इसको अच्छा प्राइस दूं और मैं कहूंगी कि तेरे टाटा मोटर्स के शेयर्स मुझे दे दे, एंड ही विल सेल द शेयर्स टू मी. अब क्या ये मेंबर रहेंगे? कंपनी के नाम क्या है बेटा आपका? वंश. वंश नाउ इज नो मोर द मेंबर ऑफ टाटा मोटर्स. वंश के सारे शेयर्स मैंने खरीद लिए. बट आप बताओ, भले आज वंश मेंबर नहीं है, बट टाटा मोटर्स जैसी है क्या वैसी की वैसी ही रहेगी? मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी. जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा. उसी को कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन. मतलब एक एक्सट्रीम केस देख लो, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. कैसी है कंपनी? प्राइवेट या पब्लिक? और आप लोग जानते हो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स लगते हैं? मिनिमम 2 मेंबर्स लगते हैं. कितने? तो चलो, एक प्राइवेट कंपनी जिसमें 5 मेंबर्स है, चलेगा क्या? मिनिमम कितने चाहिए? है कितने? चलेगा ना? 5 भी मेंबर्स. सोच रहे मौसम सुहाना है, चलो महाबलेश्वर घूम के आते हैं. निकालते अपनी गाड़ी, जाते हैं महाबलेश्वर. अनफॉर्चुनेटली घाट के सेक्शन में द कार मीट्स विथ एन एक्सीडेंट और सारे के सारे 5 भी मेंबर्स, ओम शांति, शांत हो गए. अब बताइए, क्या कंपनी भी बंद करनी पड़ेगी? बताओ ना. 5 भी मेंबर्स, 5 ही मेंबर्स थे और 5 भी मेंबर की डेथ हो गई. क्या कंपनी भी बंद करनी पड़ेगी? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. क्यों नहीं बंद करनी पड़ेगी? क्योंकि कंपनी का होता है परपेचुअल सक्सेशन. कंपनी की जिंदगी उसके मेंबर्स की जिंदगी से संबंधित नहीं. कल जाके आप बोलोगे 5 भी मेंबर्स शादीशुदा है, मतलब कंपनी भी शादीशुदा है, ऐसा थोड़ी ना कहोगे आप. कंपनी का स्टेटस अलग है और मेंबर्स का स्टेटस अलग है. यहां पे क्या होता है? यहां पे भले ही उन मेंबर्स की डेथ हो गई, उनके शेयर्स
will be given to their legal representatives. Will be given to their legal representatives. और legal जैसे कि पापा की डेथ हो गई तो शेयर्स बेटे के हो गए और अब बेटा बन जाएगा द मेंबर ऑफ द कंपनी. समझ रहे हो आप? मतलब आज भी कंपनी मेंबरलेस नहीं है और कंपनी जैसी थी वैसी की वैसी है. क्या धीरूभाई अंबानी पास्ट अवे इन द ईयर 2002? बोलो ना. अरे इतना प्रैक्टिकली मैं आपको सिखा रही हूं यार. कम ऑन गाइज, लेट्स रॉक. तो अब धीरूभाई अंबानी नहीं है तो क्या रिलायंस बंद करना पड़ा? अरे बोलो ना. अब देखो आप, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं. आज के जमाने में अगर आप देखते हो, भले ही धीरूभाई अंबानी नहीं है, उनके सारे के सारे शेयर्स जो है क्या उनके फैमिली मेंबर्स होल्ड कर रहे हैं. इक्विवेलेंट टू 50.39% of the total shares are held by the अंबानी family. कुछ मुकेश अंबानी, कुछ नीता अंबानी, कुछ उनके 3 बच्चे हैं ना, 2 लड़के 1 लड़की, ईशा अंबानी, अनंत अंबानी, पता है ना आपको, आनंद अंबानी, बराबर. तो ये फैमिली ग्रुप जो है अंबानी का, वो धीरूभाई अंबानी के शेयर्स होल्ड कर रहा है. तो कंपनी जैसी थी क्या वैसी की वैसी है. धीरूभाई अंबानी आए, वो चले गए, बट रिलायंस जैसी थी वैसी की वैसी है. इसी को कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन. क्या कहते हैं इसको? और कंपनी है, इट्स अ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है वो, आर्टिफिशियल पर्सन. एंड एवरी पर्सन इन इंडिया हैज अ राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स. तो जैसे आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो, ब्रेक में आप जाते हो, 10 रुपए दो, चिप्स का पैकेट दे दो, क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है? वैसे जैसे आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं, क्या होता है ना, इवन कंपनीज कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स. कंपनी जमीन खरीदती है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदती है, कंपनीज शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है. ये कॉन्ट्रैक्ट ही तो है ना. आप शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो, शेयर्स का अलॉटमेंट होता है. व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. अरे यस और नो गाइज? तो कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर किए जाते हैं बाय कंपनीज. बट देखो, अगर आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, हम साइन वाइन कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपकी मम्मी ने और पापा ने मिलकर कोई घर खरीदा है, घर खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट में क्या वो साइन करते हैं? आपने कभी देखा है क्या आप घर के काम में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो? कभी देखा है घर खरीदा है, घर बेचा है, घर रेंट पे दिया है, वो ग्रीन कलर का पेपर होता है, A4 साइज, स्टैंप लगा रहता है, हर पेज पे साइन की जाती है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, फोटो, रजिस्ट्री के लिए जाते हैं पेरेंट्स. किसी को कुछ आइडिया है? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव दैट आइडिया? रेज योर हैंड्स. ओके, ठीक है. तो देखो, ऑल दीज आर व्हाट? दीज आर नथिंग बट दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स. व्हाट आर दीज? दीज आर कॉन्ट्रैक्ट्स. इस केस में माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, क्योंकि आप नेचुरल लोग हो, साइमल्टेनियसली आर्टिफिशियल लोगों को भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का पावर दिया गया है. आर्टिफिशियल लोगों को भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का पावर दिया गया है. ओके, बट अब देखो, आप और मैं नेचुरल लोग हैं, हम लोग साइन कर देंगे और कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर देंगे. क्या कंपनी खुद के लिए साइन कर पाएगी? वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है. नहीं, स्टैंप नहीं. तो एक फीचर हमने इंट्रोड्यूस किया है जिसको हम कहते हैं एज द कॉमन सील. देखो, कुछ ऐसा होता है कॉमन सील. आपको दिख रहा है ये कॉमन सील है, ये एंड देन ये जो गैप दिख रही है आपको, ये गैप कर्सर दिख रहा है क्या आपको? इस गैप के बीच में वो पेपर को इंसर्ट किया जाता है और इसको प्रेस किया जाता है. ये ऊपर का दिख रहा है आपको, और उसके बाद ऐसा इंप्रेशन आता है. सो स्टैंप इज विथ इंक. मैं स्टैम्प की बात नहीं कर रही.
कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर उसका कॉमन सील है, बोलो तो। कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर उसका कॉमन सील है। कॉमन सील इज इंकलेस। कॉमन सील इज ओके। और बचपन में आपने ऐसे 5 रुपए का सिक्का पेपर के नीचे रख के ऐसे ऐसे पेंसिल से कभी किया है क्या? बचपन जिया है आप लोगों ने? कैसा इंप्रेशन आता था? वैसा ऐसा ये इंप्रेशन आता है। That's the common seal. That's the official signature of the company. So what is the official signature of the company? Common seal. Okay. और common seal signature की तरह अगर एक्ट करता है, जहां कहीं पे भी common seal लगाया गया है, माना जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी ने दिया है अपना कंसेंट। उस कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी ने दिया है अपना कंसेंट। ओके। बट आज के जमाने में कॉमन सील ऑप्शनल है। आज के जमाने में कॉमन सील ऑप्शनल है, मतलब समझता है क्या? नॉट कंपल्सरी। अगर आपके पास कॉमन सील है क्या बात है, अगर नहीं भी है तो भी क्या ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी 2 डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे साइन कर लेंगे, माना जाएगा कंपनी ने साइन किया है। कोई भी 2 डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे साइन करते हैं, माना जाएगा किसने साइन किया है? कंपनी ने खुद ने साइन किया है। आ जाओ तो आपके टेक्स्ट बुक्स पे प्लीज, जो हैंड आउट दिया है ना मैंने आप लोगों को, उस पे आ जाइए। आई विल टेल यू द पेज नंबर। ओके। अच्छा ये 1B में है। क्या हुआ बेटा? किस बारे में चर्चा कर रहे हो? ये देखिए आपके हैंडआउट्स का पेज नंबर 6.1। माय बुक्स आर कलर्ड बुक्स, आई टोल्ड यू ऑल ना। और जो भी आपको ये ब्लू में, अभी तो मैंने आपको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट दिया है। मंडे के दिन यू ऑल कैन कलेक्ट द बुक्स फ्रॉम द ऑफिस। हमारा ऑफिस इस फ्लोर के नीचे ही है, ऑफिस नंबर 15B। ठीक है, तो आप सीढ़ी से नीचे उतरोगे, एक ही फ्लोर नीचे, और वहीं पे आगे ऑफिस है। सुनना, सर का फोन आ रहा है, एक बार बात कर लो ना, क्या हुआ? तो वहां पे आप क्या करोगे, मंडे के दिन आपकी वॉल्यूम 1A और 1B कलेक्ट कर लोगे। क्वेश्चन बैंक प्रिंटिंग को गई है, तो बाय द नेक्स्ट वीकेंड यू विल गेट योर क्वेश्चन बैंक ऑल्सो। ओके, सुनो ना मेरी बात। देखो, कंपनी का क्या मतलब होता है? ठीक है, बात कर ले तू। कंपनी की अगर आप डेफिनेशन देखते हो अंडर द एक्ट, जो आपने नोटबुक में लिखा है, कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act or under any previous company law. Incorporated under this act or under any previous company law. तो अगर आप चाहते हो under this act, this act, this act, कि वहां पे लिख सकते हो कंपनीज एक्ट 2013। दिस एक्ट है ना, उसके नीचे आप क्या लिखोगे, या ऊपर कंपनीज एक्ट 2013, नीचे जगह है, वहां पे लिख दो। लिखा आपने? और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो यहां पे क्या लिखोगे आप? कंपनीज एक्ट 1956। ये जब आपको मंडे के दिन बुक्स मिल जाएगी ना, आप मेन बुक में लिख लेना। और मेरे को और एक चीज चाहिए थी, मैं आपको बोलना भूल गई। स्टेशनरी में परमानेंट मार्कर्स आते हैं, पता है क्या आपको? किसी के पास है परमानेंट मार्कर यहाँ पे?
नो नॉट हाइलाइटर्स बेटा, एक बार मैं चेक करती हूँ मेरे पास है या नहीं है. हाँ पास करो ना एक, हाँ वही दोनों मैं बता देती हूँ. ये वाले नहीं बेटा, ये परमानेंट मार्कर है क्या कि पायलट पेन है? हाँ ये ऐसे जो परमानेंट मार्कर्स आता है ना, इसको अगर आप ग्लॉसी पेज पे लिखते भी हो ना तो स्मज नहीं होता है. आप नॉर्मल बॉल पेन से उस बुक में लिखोगे ना, बुक्स आपको मंडे के दिन मिलेगी, तो स्मज हो जाएगा और पेंसिल तो मिट जाएगा. तो जब तक आपकी एग्जाम जो है वो जून एंड में है, हम कब बैठे अभी अक्टूबर मिड में, कुछ भरोसा मत रखना अपने आप पे, थोड़े दिनों में गजनी इफेक्ट होने लग जाएगा. ठीक है, तो जितनी बातें हम लिखेंगे उतनी बातें रिटेन रहेगी, और लिखी हुई बातें जब आप हैंड रिटन नोट्स खुद के बनाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा क्लास अभी अभी ली है. ठीक है, इसलिए हम बहुत सारा राइटिंग पार्ट करने वाले हैं. सो दैट इज वाई आई विल रिक्वायर ऑल दिस स्टेशनरी. इसमें प्लीज, मैंने डे 1 पे भी बोला था, आई डोंट वांट एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. दैट इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर लाइफ. ठीक है, तो ये जैसा भी ये छोटी चीज मैंने लिखाई है यहाँ पे, अभी तो आपने नॉर्मल पेन से लिख ली. ऐसे छोटी मोटी बातें लिखनी है ना, हमें ये पेन लगेगी बिकॉज माई बुक्स आर मैगजीन टाइप बुक्स. ओके, सो इट विल नॉट स्मज एंड वो मिटेगी नहीं अगर आप पेंसिल यूज कर रहे हो, तो इट विल रिमेन फॉर एवर. ये वाली परमानेंट मार्कर्स. ठीक है, किसका है मार्कर पेन? थैंक यू. अभी तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी तो अपना नॉर्मल प्रिंट आउट है ब्लैक एंड व्हाइट वाला, आप कोई भी पेन यूज कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट मंडे के दिन जब बुक मिलेगी ना, आज जो भी हमने हाईलाइट किया है और लिखा है ना, आप क्या कर लेना, उसमें कॉपी कर लेना. ठीक है, वर्चुअल किट्स आप लोगों की बुक्स डिस्पैच होना चालू हो गई है. सो विद इन 7 वर्किंग डेज ओके यू विल गेट योर बुक्स एट द रजिस्टर्ड एड्रेस. जहां पे भी आपने एडमिशन लेते वक्त एड्रेस फिल किया था ना, घर का, ऑफिस का, या जो भी आपकी दुकान का, वहां पे आपको मिल जाएगी आपकी बुक्स. यहां पे आपने लिखा कंपनीज एक्ट 1956. अब ये जो लिखा है ना आपने दिस एक्ट, उसके अंदर आपने लिखा था 2013 की एक्ट. एग्जाम्पल लिखो, एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड, एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड, एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड. और यहां पे एग्जाम्पल लिखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. कहां पे? यहां पे मतलब हाँ 1956 के नीचे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. वरद जी, हाँ ये सब लिखना है बेटा. ओम लिखवा रही हूं मैं फीचर्स भी, डोंट वरी. सो देखो, कोई आपको पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, आपका ये सेंटेंस आएगा. क्या है ये सेंटेंस? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. वापस से बोलो तो, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. बराबर. बट कंपनी क्या होती है उसी को समझने के लिए क्या हम उसको समझेंगे बाय इट्स फीचर्स. तो अगले पेज से आपको उसके फीचर्स नजर आ रहे होंगे. हमने सारे फीचर्स तो नहीं किए हैं, कुछ ही फीचर्स किए. ये फीचर पे आ जाओ, परपेचुअल सक्सेशन, पेज 6.3 पे. हाइलाइटर्स भी है ना आपके पास? तो मैं कह रही थी मेरी बुक्स कलर्ड बुक्स है, और सब कुछ जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है ना आर द की वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू आर सपोज टू लर्न एंड राइट इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, परपेचुअल देखो लिख लो, परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस. उधर ही लिख लो टेक्स्ट बुक में ही, इसीलिए मेरे को ये परमानेंट मार्कर्स चाहिए. ये जो लिखा है ना परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल के ऊपर क्या लिखोगे? कंटिन्यूअस. सक्सेशन के ऊपर क्या लिखोगे? एग्जिस्टेंस. तो देखो यहां पे वही बात लिखी हुई है, मेंबर्स में डाई और मेंबर्स में चेंज, बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट इज वाउंड अप
ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट. बेटा कुछ दिक्कत है क्या? मुझसे पूछो ना. यहां पे आपको कुछ दिक्कत है बेटा? यू कैन आस्क मी, नॉट अ प्रॉब्लम. मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है क्या वैसी की वैसी रहेगी. जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक उसका एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा. Only law can bring an end to the life of the company, because a company is an artificial person created by law. और कंपनी की लाइफ का उसके मेंबर्स की लाइफ से कोई संबंध नहीं है. उनके मेंबर्स की डेथ भी हो गई, या मेंबर्स इंसॉल्वेंट भी हो गए, या मेंबर्स इंसेन भी हो गए, तो भी फर्क नहीं पड़ता है. कंपनी जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी. अभी हमने देखा था ना महाबलेश्वर वाला एग्जाम्पल. पांचों भी मेंबर्स की डेथ हो गई, तो क्या कंपनी की भी डेथ हो जाएगी? तो देखो वहां पे एग्जाम्पल भी दिया है. मेनी कंपनीज इन इंडिया आर इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 100 years. दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन. और ये भी एग्जाम्पल मैंने लिया था. देयर वॉज अ कंपनी विच हैड ओनली 7 members एंड ऑल ऑफ देम डाइड इन एन एयरक्राफ्ट. डिस्पाइट दिस द कंपनी स्टिल एग्जिस्ट, अनलाइक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस. पार्टनरशिप में तो पार्टनर्स की डेथ पे पार्टनरशिप फर्म भी डिसॉल्व करना पड़ता है, बट कंपनी के केस में वो बात नहीं है. अरे सही या गलत बोलो. सो परपेचुअल सक्सेशन. फिर और एक हमने किया है आर्टिफिशियल पर्सन. पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ. आर्टिफिशियल पर्सन. नेक्स्ट पेज नंबर 6.4. So a company is an artificial person. Why artificial? Because it is created by a process and not by natural birth. And this process is given under law. So it is created by law. बराबर ना? और क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे नेचुरल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, वैसे ये आर्टिफिशियल पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है. सो इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, इट कैन इनकर लाइबिलिटीज, इट कैन स्यू. स्यू करना मतलब केस फाइल करना. जिनको नहीं पता है SUE, स्यू करना मतलब केस फाइल करना. लिख सकते हो अगर नहीं पता है आपको. इट कैन स्यू एंड बी स्यूड मतलब तीसरा व्यक्ति कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है कंपनी के नाम पे. बराबर ना? स्यू करना मतलब केस फाइल करना. कंपनी केस फाइल कर सकती है. कंपनी केस फाइल कर सकती है, या तो कंपनी के ऊपर केस फाइल किया जा सकता है. सो इट कैन डू एवरीथिंग विच अ नेचुरल पर्सन कैन डू, एक्सेप्ट इट कैन नॉट बी सेंट टू जेल. सो इट्स अ पर्सन बट नॉट अ नेचुरल पर्सन. इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन. बट वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है. अब अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है तो कॉन्ट्रैक्ट में तो आपको साइन लगता है, कंसेंट लगता है, बट अब कंपनी कैसे साइन करेगी? इसलिए हम क्या करते हैं, साइन करवाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू कॉमन सील. बट कॉमन सील आज के जमाने में मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? तो अगर आपके पास कॉमन सील है क्या बात है, बट अगर आपके पास कॉमन सील नहीं है, क्या डायरेक्टर्स साइन कर सकते हैं? हाँ या ना? और कितने डायरेक्टर्स? 2. वो एक्चुअली नेक्स्ट पॉइंट में और डिटेल में एक्सप्लेन किया क्योंकि नेक्स्ट फीचर है कॉमन सील. सो देखो, द कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. आज के जमाने में कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? सो इन केस अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील, ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर्स. और अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी है
तो अ डायरेक्टर अलॉन्ग विद द कंपनी सेक्रेटरी. लड़की गई ना, उसको बोलो दरवाजा बंद करके जाया कर. आप बोल देना, आपकी दोस्त है ना, आपकी दोस्त है. हाँ, तो उसको बोल देना मैम बोल रही थी. तो बताओ, आज के जमाने में कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? अगर है तो क्या बात है, नहीं है तो कौन साइन करेगा? 2 डायरेक्टर्स. और अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो 1 डायरेक्टर अलॉन्ग विद अ कंपनी सेक्रेटरी. लिख ले ये सब हमारी बुक्स में. हाँ, तो आपने क्या लिखा है अभी तक आपकी बुक्स में? सिर्फ फीचर्स दिया है, हेडिंग बस ना, और कुछ भी नहीं दिया ना. पॉइंट नंबर 1 दीजिए आर्टिफिशियल, या तो पॉइंट नंबर 1 दीजिए परपेचुअल सक्सेशन. पॉइंट नंबर 1 दीजिए परपेचुअल सक्सेशन. लिखा परपेचुअल सक्सेशन? हाँ, डैश करके लिखो अभी परपेचुअल सक्सेशन. आई एम डिक्टेटिंग. सिर्फ परपेचुअल सक्सेशन पॉइंट 1 लिखकर आप लिखो मेंबर्स में डाई और चेंज. मेंबर्स में डाई और चेंज, but the company goes on till it is wound up. But the company goes on till it is wound up. लिखो ना, till, वो भी लिख लिया. But the company goes on till it is wound up on the grounds as given in the act. On the grounds specified in the act. Next point लिखो artificial person. Point number 2. आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन के लिए लिखिए अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन is an artificial person's a company is an artificial person as it is created by a process under law, as it is created by a process under law. As it is created by a process under law. It does, हाँ ठीक है बस, आर्टिफिशियल पर्सन. और उसमें और एक पॉइंट लिख लो, thus it can enter into contracts. Thus it can enter into contracts
in its own name. In its own name. And it can sue and be sued. Spelling बताओ क्या? Thus it can sue, S-U-E, and be sued. And be sued, S-U-E-D, in its own name. लिख लिया? और थर्ड पॉइंट दीजिए, कॉमन सील. And be sued in its own name. लिखो कॉमन सील. लिखो कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. Common seal is the official signature of the company. It is optional. Official signature of the company. It is optional. और एक सेंटेंस दीजिए, in case a company, in case a company does not have a common seal. In case the company does not have a common seal. In case the company does not have a common seal, comma, authorization can be done, comma, comma. Authorization can be done by two directors. Authorization can be done by two directors or a director with the company secretary, or a director with the company secretary. बताओ लास्ट 1 मिनट, बताओ मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंपनी? कंपनी को कैसे डिफाइन किया गया है, बोलो. अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. बताओ कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है या फिक्टिशियस है? सो क्या उसका एग्जिस्टेंस कानून की दुनिया में है? अलोंग विद दैट कंपनी का सक्सेशन कैसा होता है? तो क्या मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है क्या वैसी की वैसी रहेगी? जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक क्या उसका एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा? और बताओ कॉमन सील इज लाइक व्हाट? ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? तो अगर आपके पास कॉमन सील है, क्या बात है. अगर नहीं है तो कौन डॉक्यूमेंट साइन करेगा? 2 डायरेक्टर्स. नहीं तो फिर अ डायरेक्टर अलोंग विद द कंपनी सेक्रेटरी. ऑल क्लियर? कोई शक, कोई सवाल? चलो, थैंक यू so much. Weekend would be an off, so we will be meeting directly on Monday. Thank you so much. See you all on Monday, 11:15 बजे. Bye bye. Bye bye.